विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित दूसरा जो हमारा पाठ है जिसका शीर्षक है बचपन, उसका आदर्श वाचन आपके सामने करेंगे। और ये जो पाठ है ये संस्मरण विधा के अंतर्गत आता है। एक विधा होती है जिसमें लेखक अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए उन व्यक्तियों को या उन वस्तुओं को या अपनी स्मृति से जुड़ी हुई चीज़ों को याद करता है और लिखता चलता है। तो यही विधा होती है संस्मरण। तो ये हमारा जो दूसरा पाठ है बचपन, ये संस्मरण विधा है और इसकी रचयिता हैं कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती ने अपने बचपन को याद किया है और एक बच्चे को, वो बच्चा उसका पुत्र भी हो सकता है और उसका, जिसको हम देवता बोलते हैं हरियाणवी में, यानी उसकी पुत्री का पुत्र भी हो सकता है। यानी 2-3 पीढ़ियों का उसमें अंतर है और 2 पीढ़ियों के अंतर के बाद उस बच्चे को कृष्णा सोबती अपने बचपन की यादें बता रही है, उससे साझा कर रही है। तो लीजिए आदर्श वाचन करते हैं हम इस संस्मरण का। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। यहाँ कृष्णा सोबती यानी लेखिका सरवर को कहती है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, यानी अपने बचपन के बारे में बताऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूं, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूं, यानी अब मैं काफी बड़ी हो चली हूं। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। शताब्दी, यहाँ एक शब्द आया है। शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं, 100 वर्षों में एक शताब्दी बनती है। तो लेखिका कहती है कि मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी और आप 21वीं शताब्दी के हैं, मैं 20वीं शताब्दी की हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। अब वो अपने पुराने वक्त को याद करती है लेखिका और ये कहती है कि इस शताब्दी में और मेरे वाली शताब्दी में पोशाकों का भी काफी बदलाव हुआ है। हम कैसे कपड़े पहनते थे और आप लोग कुछ अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूं, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, इस तरह के जो रंग थे ये पसंद थे लेखिका को। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्की गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। विद्यार्थियों, इसमें आप ध्यान रखेंगे कुछ अंग्रेजी के शब्दों का जो प्रचलन में है, उन अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी लेखिका ने किया है। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगी रिबन का चलन था। यानी फ्रॉक जो होता था उसकी जेब में रुमाल डालते थे और बच्चे होते थे वो बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाते थे।
लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, ट्यूनिक खुले से कपड़े होते हैं, वो भी याद हैं। एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टोकिंग भी याद हैं। स्टोकिंग लंबी लंबी जुराबें होती है जो घुटनों तक आ जाती हैं। मुझे अपने मोजे और स्टोकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। यह लेखिका ये भी इंगित कर रही है, इशारा कर रही है कि हमें अपने काम स्वयं करने भी चाहिए और हम करते भी थे। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। सब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। फिर सर्वर को संबोधित करते हुए लेखिका कहती हैं, सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह हैं। हमें जब जूते मिलते थे उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। यानी जो पहले जूते होते थे वो इतने आरामदायक या नरम नहीं होते थे, उनको डालने से छाले अक्सर पाँव में पड़ जाया करते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क आ चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल होता है जैतून का तेल, या कैस्टर ऑयल अरंडी के जो बीजों से बनता है, अरंड के बीजों से उसको अरंडी का तेल भी कहते हैं। हर शनिवार को या हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली होना होता है जैसे उल्टी करने का मन होता है। यानी एक छोटे शीशे के गिलास में वो ऑयल डाल करके दिया जाता था बच्चों को, और उसके ऊपर ठीक खुराक के निशान होते थे कि कितने ml का देना है, कितनी मात्रा में देना है। तो लेखिका अपने पुराने समय को याद करती है, अपने बचपन को याद करती हैं और कहती हैं कि मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहां तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। आगे कृष्णा सोपते जी कहते हैं कि उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। ग्रामोफोन जो संगीत बजाने के यंत्र होते थे। आजकल की तरह हमारे पास संगीत के यंत्र नहीं आए थे। आजकल तो हम फोन में भी संगीत सुन सकते हैं। इससे पहले टेप रिकॉर्डर होते थे, उसमें सुन सकते थे, परंतु उस समय ग्रामोफोन होते थे। उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। फिर आगे कृष्णा सोपती अपने बचपन में खान पान की जो आदतें थी या खान पान की जो चीज़ें थी उनके बारे में बताती हैं। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है। आजकल बच्चे आइसक्रीम खाते हैं, पहले कुल्फियाँ खाते थे। कचौड़ी समोसा या पैटीज में बदल गया है। पहले बच्चे कचौड़ी और समोसा इत्यादि यही चीज़ें खाते थे, परंतु आजकल पैटीज, बर्गर, चाउमीन, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं।
शहतूत और फल से, ये चीजें बच्चे खाते थे उस समय। खसखस के शरबत कोक कोक पेप्सी में बदल गए हैं। यानी पहले खसखस के शरबत वगैरह पीते थे, आजकल कोक और पेप्सी ज्यादा चलती है। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विमटो मिलती थी। लेमनेड, विमटो नींबू से बना हुआ एक पेय पदार्थ होता था, वही बच्चे अक्सर पीते थे। आगे कृष्णा सोपती जी हमें अपने छुटपन में, अपने बचपन में जो समय शिमला में बिताया उसके बारे में हमें बताते हैं। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट, यानी थोड़ी अच्छी क्वालिटी की जिनको बोलते हैं, या जो बड़े ब्रांड होते हैं उनकी बच्चे खाते थे शिमला और नई दिल्ली में चॉकलेट और पेस्ट्री। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। लेखिका अपने पुराने दिनों को याद करती है कि शिमला में जो माल रोड है वहां से कन्फेक्शनरी की दुकान से वो ब्राउन ब्रेड लेके आते थे भाई बहन। फिर कहती है कि हमारा घर माल से ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चराई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। पुराने दिनों को याद करती है लेखिका और कहती है जो कन्फेक्शनरी की दुकान थी, यानी जो किरियाना की दुकान थी, उसके काउंटर पर कई तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की अलग अलग खुशबू की सुगंध आती रहती थी और वो बड़ी मन को अच्छी लगती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खाने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। क्यों रहता? क्योंकि वो समय देख करके खाती थी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले ले खाती। खाना खा करके चॉकलेट खाती थी। फिर फल याद आते हैं लेखिका को शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरे। और कसमल भी याद आता है, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, यानी अखरोट को अंग्रेजी में कहते हैं चेस्टनट। आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम, लेखिका उस दौर को याद करती है जब ये शायद 1981 का दौर था। 1981 में फिल्म बनी थी क्रांति। क्रांति फिल्म का गाना है, उस गाने को याद करती है हेमा मालिनी, ये गाना गाती है। मनोज कुमार जी भी हैं इसमें। तो एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, बुरकवाते का मतलब छिड़कवाते। कुछ उर्दू के शब्दों का प्रयोग भी लेखिका करती है। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक पुड़िया लेकर के पूरे मैदान में घूम के आते थे बच्चे। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में यानी बचपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए।
शिमला में रिज है देखने की जगह, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है, क्योंकि शिमला रिज पर घोड़े रहते हैं, किराए के लिए होते हैं। उनको कुछ पैसे दो और वो आपको सवारी करवा देते हैं। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी। अपने ननिहाल के घोड़ों को भी याद करती है लेखिका, परंतु फिर अगले क्षण में कहती है कि उनकी बात मैं कभी फिर करूंगी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़। शिमला में ही जाखू का एक पहाड़ है, वहां पर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, बहुत खूबसूरत। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाते थे बच्चे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, और शिमला रिज के ऊपर चर्च भी है। चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक की भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, कोलाहल होता है शोर शराबा। तो लेखिका कृष्णा सोबती अपने बचपन के दिन जो शिमला में गुजारे हैं उनको याद करती है। जाखू मंदिर है वहां पर, जाखू का पहाड़ है उसको याद करती है, चर्च को याद करती है, और माल रोड को याद करती है, रिज है उसको याद करती है, और यहाँ वहां पर सूर्यास्त का जो नजारा होता है वो बड़ा ही खूबसूरत होता है, उसको भी याद करती है। स्कैंडल पॉइंट है वहां पे, वहां की भीड़ को भी याद करती है। फिर सर्वर को संबोधित करते हुए मैंने बताया था आपको कि सर्वर एक श्रोता हैं, वो लगभग दो पीढ़ियों की दूरी पर हैं, यानी उसके पौत्र भी हो सकते हैं और उसके दोते भी हो सकते हैं। लेखिका कहती सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। दुकान के शोरूम में एक मॉडल था, क्योंकि हिंदुस्तान की एक खास किस्म की ट्रेन है जिसको कहते हैं शिमला कालका ट्रेन। ये कालका से चलती है, शिमला तक जाती है। छोटे छोटे डिब्बे होते हैं इसके, इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन, और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। जब हम इस शिमला कालका ट्रेन में सफर करते हैं तो सुरंगों का बड़ा आनंद आता है। सुरंगें बनी हुई है, टनल है। जब सुरंगों के बीच में से ट्रेन गुजरती है तो वो एक अभूतपूर्व एक नजारा बन जाता है। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। फिर याद करती है अपने पुराने दिन, जब दिल्ली वगैरह में हम जहाज देखते थे, और वो हवाई जहाज जब उड़ता था तो ऐसा लगता था जैसे कोई बड़ा सा पक्षी उड़ रहा है अपने पंखों को फैला करके। यह देखो और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी ही दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती।
आईने के सामने, शीशे के सामने खड़ी हो गई, कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की। तो नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, यानी लेखिका को याद आता है, बार बार याद आता है कि क्या वह बात सत्य थी या असत्य थी। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। यानी कृष्णा सोबते जी का फोटो भी आप देख सकते हैं। ये हमेशा चश्मे में ही रहती हैं, हमेशा ही बड़े फ्रेम का चश्मा पहनती हैं। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहेज सहेल सुभीते वाली हिमाचली टोपियां। क्योंकि शिमला हिमाचल में है तो शिमला की टोपियां, जैसा कि आप देख रहे हैं, ऐसी ऐसी टोपियों को आजकल पहनती हैं लेखिका। और वो टोपियां बड़ी सहेज, सहेल सहेल होता है सरल, सुभीते वाली यानी सुंदर दिखने वाली टोपियां हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये संस्मरण कृष्णा सोबती का था, जिसका हमने आदर्श वाचन किया है, आपको समझाया है, पढ़ा है। इसको एक बार आप पुनः पढ़ेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि इस संस्मरण में लेखिका ने अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है, उर्दू के शब्दों का प्रयोग भी काफी किया है। और अपने छुटपन के, अपने बचपन की सारी घटनाएं हमें इस संस्मरण के माध्यम से बताई हैं। तो इसको एक बार पुनः सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ेंगे और इस पाठ के मर्म को समझने का प्रयास करेंगे।